guys, welcome back to my channel and my name is Ritika Tyagi and I recently appeared in CUET examination this year और उसके स्कोर से रिलेटेड मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो अपलोड करी थी और उस पर ये कमेंट आया था कि CUET के एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह बताने वाली हूँ कि CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और एंजॉय करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज CUET। सो स्टार्ट करते हैं CUET की फुल फॉर्म से। सो CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय NTA फ्रॉम लास्ट 2 years। और ये क्यों करा जाता है? टू गेट एडमिशन इन वेरियस गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो सारी यूनिवर्सिटीज के अंडर लाई नहीं करती है, सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इससे अपने अंदर एडमिशन नहीं देती है। हाँ, कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी हैं और इनके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं जैसे कि DU, BHU और जामिया, JNU। सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंडर एडमिशन लेती है। इनके अलावा और कुछ भी है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी CUET का एग्जाम एक्सेप्ट करती है और कौन सी नहीं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CUET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो जब मैं 11th में थी ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी कि जो मेरे सीनियर थे ना, तो उन्होंने CUET दिया था जब उनकी 12th कंप्लीट हो गई थी। तो मुझे कंफ्यूजन होती थी कि जब अब मैं 11th से 12th में जा रही हूँ तो क्या मैं CUET दे सकती हूँ। बट ये मेरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी जो कि बिल्कुल इनवैलिड थी। नहीं, हम नहीं दे सकते। अगर हम 12th में हैं तो अगर हम 11th से 12th में जा रहे हैं तो हम CUET को नहीं दे सकते हैं। हाँ, जिस बच्ची ने 12th की एग्जामिनेशन दे दी है, भले ही उसका रिजल्ट नहीं आया है, जैसे मेरा भी नहीं आया था, बट CUET के फॉर्म निकल गए थे तो फिर मैंने CUET का फॉर्म भर दिया था जब मेरी 12th की एग्जामिनेशन पूरी हो चुकी थी। तो अगर आपने एग्जाम दे दिए हैं 12th के तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका क्वेश्चन टाइप क्या होता है। मतलब जो CUET में क्वेश्चन आते हैं क्या वो सब्जेक्टिव होते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनिंग नहीं होती है। हमें थियोरेटिकली कुछ नहीं लिखना होता है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम रट के चले जाए कुछ भी और वहां पे हमें थ्योरी लिख के आनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक हमें टिक करके आना है जो हमें सही लग रहा है। और उसके बाद अब बात करते हैं कि जो सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन भी होती है जिसमें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन, जिसमें से कि हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम जब भी कहीं गूगल पे सर्च करते हैं तो इसमें कितने टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम टाइम आता है कि इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो उस पर बिलीव ना करें। हाँ 50 क्वेश्चन होते हैं, बट हमें उस पर फोकस करना है कि कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो हमें अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 40 क्वेश्चन। उन 10 जो 50 में से 10 क्वेश्चन बच गए हैं वो हमें छोड़ के आने हैं। और अगर हम ट्राई करते हैं कि हम 40 के अलावा भी ऑफ बोर्ड जाके हम और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें परमिशन नहीं होती है, वो आगे हमारा कर्सर हिलता ही नहीं है 40 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। और आगे बात करते हैं कि कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। तो पर क्वेश्चन 5 मार्क्स हमें मिलते हैं अगर हमारा वो सही है। बट अगर वहीं आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन में जो आपको 5 मार्क्स मिले थे वो तो कटेंगे ही कटेंगे। इसके अलावा एक और आपका मार्क्स कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की हुई? 6 मार्क्स की, कि जो आपको उसके सही आंसर के 5 मार्क्स मिलने थे वो तो कटे ही कटे, उसके अलावा एक और मार्क्स भी कटेगा। तो अगर आपको उन 40 में से कोई और कम क्वेश्चन, मतलब और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जैसे कि वो 50 में से आपको 10 जो आपने छोड़े हैं वो तो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, बट जो आप 40 अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उसमें से भी आपको 1, 2, 3 कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप उनमें से जो आपको जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या जो आपको नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 6 मार्क्स कट जाएंगे। तो जो आपको 5 मार्क्स मिल रहे थे वो तो कटे ही कटे, उसके अलावा एक और भी कट जाएगा। और अगर आप उसको छोड़ेंगे तो सिर्फ आपके 5 मार्क्स ही जाएंगे, ये 1 मार्क्स तो बचेगा आपका। फिर अब आगे बात करते हैं कि इसमें स्कोर कैसे कैसे बनता है। तो अगर 40 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो मतलब हो गया ईच पेपर 200 मार्क्स का होगा। तो मैंने जो पेपर दिया था, मैंने 4 सब्जेक्ट लिए थे। तो 4 सब्जेक्ट अगर एक पेपर 200 मार्क्स का है तो 4 सब्जेक्ट हो गए मेरे टोटल 800 मार्क्स। तो मैंने टोटल 800 मार्क्स का पेपर दिया था।
जिसमें से कि अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या सब्जेक्ट्स थे और उसमें क्या मेरी परसेंटाइल आई। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री दिया था, उसमें मेरी परसेंटाइल आई 98, फिर पॉल साइंस 97, इंग्लिश 94, साइकोलॉजी मेरा लास्ट सब्जेक्ट था, उसमें मेरे आए थे 93। तो अब आती है आंसर की बात। तो हमारी जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वो सिर्फ आंसर की को हमें एक बार रीचेक करने के लिए, हमें देखने के लिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, वो हमारे लिए रिलीज करती है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन सही है और ये आंसर की उसे गलत दिखा रही है तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं। वो कोई ऑफिशियल हमें स्कोर कार्ड नहीं देके भेजता है, तो इसको बोला जाता है रो स्कोर। तो रो स्कोर हम खुद कैलकुलेट करते हैं हमारी आंसर की और क्वेश्चन की खुद मैच करके। तो उसमें मेरे आउट ऑफ 800 आए थे 758। और 758 कैसे बने कि मेरे भाई टोटल थे 7 क्वेश्चन गलत, और उन 7 क्वेश्चन में अगर नेगेटिव मार्किंग हो गया -6 की, तो आप देखिए ग्राफ कितना नीचे गिरा है। आउट ऑफ 800 7 मार्क्स कटने की जगह 758 पे मेरा स्कोर आ चुका है। तो ये होती है भाई नेगेटिव मार्किंग का जलवा कि कुछ भी हिला देता है। ये अपना जो हमारा स्कोर कार्ड बिल्कुल होता है वो बिल्कुल हिल सकता है। बट यहीं तक स्टोरी खत्म नहीं होती है, आगे आती है नॉर्मलाइज स्कोर के बाद, जो कि हमें ऑफिशियल जो स्कोर कार्ड होता है वो होता है नॉर्मलाइज स्कोर वाला, जो कि हमें एनटीए या फिर जो हमारी सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमें कैलकुलेट करके भेजती है। और वो उसका बेसिस क्या होता है कि जो हम जिस रूम में हम बैठे हैं, जिस रूम में हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पहले ये बात मुझे नहीं पता थी, मुझे बहुत कंफ्यूजन थी कि नॉर्मलाइज स्कोर, अगर हमारा रो स्कोर आ चुका है, हमारा जो टोटल स्कोर है नेगेटिव मार्किंग करके भी वो अगर इतना आ चुका है, तो अब नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है। तो नॉर्मलाइज स्कोर उस बेसिस पे होता है कि जिस रूम में हम बैठे हैं, रूम वाइज ये गिना जाता है कि जिस स्लॉट में जिस रूम में हम बैठे हैं उसमें हमारा परफॉर्मेंस, हमारे जो और कैंडिडेट है उस रूम में जो एग्जामिनेशन को दे रहे हैं उनके कंपैरिजन में कैसा है। तो अगर मेरा इंग्लिश है, जैसे कि मेरा इंग्लिश में 94 परसेंटाइल है, तो अगर मेरा इंग्लिश मेरी -4 हो गई, मतलब मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, बट ऑन द सेम पेज जो और कैंडिडेट्स बैठे थे उनके 2 या 1 क्वेश्चन गलत हो गया है, तो उस हिसाब से मेरा जो स्कोर है रो स्कोर वो गिरता चला जाएगा और नॉर्मलाइज स्कोर जो मेरा आएगा वो उनके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो अब मेरा नॉर्मलाइज स्कोर आता है आउट ऑफ 800 729। तो मेरा कहाँ 758 था। 758 डीयू के लिए, मेरे जैसे डीयू डिजायर्ड यूनिवर्सिटी थी, तो 758 नॉर्थ कैंपस के लिए दी बेस्ट होता है, हमें उसमें मिल सकता है, बहुत सही स्कोर होता है ये। बट जहाँ 758 था, बिल्कुल अपने चैन से मैं बैठ चुकी थी कि 758 में मिलने वाला है मुझे नॉर्थ कैंपस, वहीं मेरा 729 बन चुका है स्कोर। तो फिर मुझे बड़ा डर लग गया था कि भैया क्या होगा। बट हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला स्टेप आता है, सबसे मेजर स्टेप पूरी अपनी सीयूईटी की इसमें जो जर्नी होती है उसमें, क्योंकि भाई सच्ची में ये मेरे ओन एक्सपीरियंस से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करने का। जब प्रेफरेंस लिस्ट रिलीज होती है उससे पहले हमने अपनी यूनिवर्सिटी जो भी हमें चाहिए होती है 5-6 में, मतलब हमें सोचा होता है कि इन 5-6 में से मुझे किसी में एडमिशन चाहिए, तो उसको बिल्कुल चेंज ना करें। जैसे कि मेरा स्कोर आया था, तो फिर मैं सोच रही थी कि भाई इस स्कोर के हिसाब से मुझे जो मैंने 5-6 यूनिवर्सिटी सोच रखी है इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ। बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों से सलाह ली, बट उन्होंने मना करा कि नहीं भाई, जो हमने पहले सोच रखी है ना स्कोर आने से पहले अपनी कुछ 5-6 यूनिवर्सिटी, उनको बिल्कुल चेंज मत करो, उनको जो तुमने सोच रखा है वही एज इट इज भर दो। क्योंकि भाई खेल ही प्रेफरेंस को सही से भरने का होता है। सारे कैंडिडेट्स में यही एक चैलेंज होता है कि कौन कितने अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को भरता है। तो मेरे मन में थी कि कुछ 5-6 यूनिवर्सिटी की भाई मुझे इनमें से कुछ में एडमिशन चाहिए, तो मैंने वो एज इट इज भर दी और फाइनली ये वर्क करता है सच्ची में। मुझे चाहिए था भाई मिरांडा हाउस में एडमिशन, और मुझे मिरांडा हाउस में ही एडमिशन मिल गया अपने इस स्कोर के साथ भी। तो अगर आपका एडमिशन आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में हो चुका है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अभी इसका फेज 2 और फेज 3 बाकी है। तो फेज 2 और फेज 3 में क्या होता है, जिन बच्चों का नंबर काउंसलिंग 1 में नहीं आया उनको काउंसलिंग 2 या काउंसलिंग 3 में भी आ सकता है। तो अभी वेट करिए, होप फॉर द बेस्ट। एंड एट लास्ट आई वांट टू से कि ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैंने कि 12th क्लास में पढ़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में कुछ भी क्वेरी है, सीवीटी से रिलेटेड भी, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज या फिर सीबीएसई से रिलेटेड थ्योरेटिकल वाइज, कुछ भी अगर आपको इसमें क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल दिल खोल के, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इसको क्लियर कर सकती हूँ
आपकी क्वेरी या तो सेपरेट वीडियो बना के, या फिर अगर वो छोटी है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर दूंगी, वो हम देखते हैं बाद में। बट हाँ, आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका क्या नॉर्मलाइज स्कोर था, क्या आपको कोर्स मिला, और अगर नहीं भी मिला है क्या आपको कॉलेज मिला, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।